Hello student, this is Pankaj Dhiman, faculty member of SVS Law College, Shri Ganganagar. Today we are going to start next topic of the legal and constitution history of India. The topic is the Government of India Act 1919 हम यहाँ पे स्टडी करेंगे. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जब लेजिस्लेटिव काउंसिल एक्ट 1909 आपने पढ़ा, उसके बाद अब जो है 1919 में जो है एक और एक्ट हमारे पास आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इसको बोलते हैं. इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 के भी बोला जाता है. देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को पढ़ने से पहले हमें जो है इसकी थोड़ी हिस्ट्री देखनी पड़ेगी. 1909 में जो हमारे पास लेजिस्लेटिव काउंसिल एक्ट जो आया था उसको थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा, तभी आप उसमें समझ सकेंगे. तो वहाँ पे आपने देखा कि एक वाइसराय गवर्नर जनरल की काउंसिल होती है जिसमें 6 मेंबर होते हैं. इसके अलावा आपने वहाँ पे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली देखी जहाँ पे आपने देखे 60 मेंबर हो सकते थे. उसके अलावा आपने प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी देखी जिसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा, पंजाब, बर्मा आदि वहाँ पे जो है एरिया थे, उनके लिए अलग अलग सिस्टम वहाँ पे बनाया गया. रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कहीं नहीं थी. जो वाइसराय और की काउंसिल थी जिसमें 6 मेंबर होते थे, वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, सेंट्रल काउंसिल जो थी उसके टूवर्ड बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं थी. तो ये जो सिस्टम था जो इंडिया में जो है सक्सेसफुल नहीं हो सका. और इसके दौरान अगर हम बात करें तो बीच में यहाँ पे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट भी स्टार्ट हो गया. 1914 में ये स्टार्ट हुआ, 1980 तक ये चला और इसमें इंडियंस ने बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन की इस वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में, और ब्रिटिशर्स का बहुत ज़्यादा साथ दिया. और ये सब जो है इंडियंस इसलिए कर रहे थे कि आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है उसके बाद हो सकता है ब्रिटिशर्स जो हैं ज़्यादा ऑटोनॉमी जो है इंडियंस को दें, फ्रीडम भी वहाँ पे दें. तो इसलिए जो है इंडियंस ने बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन वहाँ पे दी. तो इसके बीच में एक लखनऊ पैक्ट भी हुआ था इंडियन कांग्रेस के बीच में और मुस्लिम लीग के बीच में, जिसमें उन्होंने बड़ी सारी डिमांड भी जो थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने रखी थी. तो फाइनली जब फर्स्ट वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ और इंडियन के कंट्रीब्यूशन को देख के एक नया एक्ट वहाँ पे लाने की कोशिश की, जिसमें जो है कोशिश ये थी कि एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बन सके और साथ में इंडियंस को ज़्यादा से ज़्यादा ऑटोनॉमी यहाँ पे दी जा सके. तो आपने पहले देखा था कि वहाँ पे इलेक्शन तो स्टार्ट हुए थे 1909 में, लेकिन वो कॉम्युनल इलेक्शन थे और वहाँ पे पार्टिसिपेशन जो थी इंडियंस की वो कम थी. काउंसिल में भी, गवर्नर जनरल की काउंसिल में भी एक ही मेंबर होता था, RN सिन्हा, मैंने आपको बताया. सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी वहाँ पे भी मेंबर्स नॉमिनेटेड ज़्यादा होते थे और इलेक्टेड कम होते थे. प्रोविंशियल गवर्नमेंट में भी जो पार्टिसिपेशन कम थी, तो इसको बढ़ाने की कोशिश जो है इस एक्ट में यहाँ पे की गई. तो देखते हैं यहाँ पे, देखिए द मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 is an important event in distinguishing achievement of the legal history of India. This is the reform plan by which the efforts was made to establish a responsible and a representative government in India. फर्स्ट टाइम इंडिया में जनरल इलेक्शन यहाँ पे हुए और डायरेक्ट इलेक्शन. इससे पहले इनडायरेक्ट इलेक्शन होते थे. 1909 वाले एक्ट में इनडायरेक्ट इलेक्शन होते थे. जो प्रोविंशियल असेंबलियाँ थी उनके जो इलेक्टेड मेंबर होते थे वो इलेक्ट करते थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स को, लेकिन यहाँ पे अब उन्होंने डायरेक्ट इलेक्शन स्टार्ट किया. दिस इज़ आल्सो कॉल्ड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 एज दिस प्लान वाज बेस्ड ऑन द रिपोर्ट ऑफ द मॉन्टेग्यू एंड द चेम्सफोर्ड, सो इट वाज टाइटल्ड एज द मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म. क्योंकि मॉन्टेग्यू उस टाइम पे जो थे सेक्रेटरी ऑफ द इंडिया थे और चेम्सफोर्ड जो यहाँ पे गवर्नर जनरल थे, इनकी रिपोर्ट के बेसिस पे ही ये एक्ट जो लागू हुआ था, तो इसीलिए इसको जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी एक्ट भी बोला जाता है. देखिए रीज़न क्या थे इसके पीछे. सबसे पहले रीज़न तो ये था कि मार्ले मिंटो रिफॉर्म जो 1909 में यहाँ पे आए थे वो इतने सक्सेस नहीं हुए थे, क्योंकि इंडियंस सेटिस्फाइड नहीं थे इससे. बड़े सारे डिफेक्ट थे वहाँ पे. कॉम्युनल इलेक्शन वहाँ पे होता था, ये आपको पता है. वहाँ पे इंडियंस की रिप्रेजेंटेशन और पार्टिसिपेशन बहुत कम थी और यहाँ पे वोटर जो थे, वोट डालने वाले लोग जो थे वो भी आई थिंक पॉपुलेशन का 1/4 ही थे, बहुत कम थे. हर किसी को वोट देने का मौका वहाँ पे नहीं मिलता था. तो ये जो मार्ले मिंटो का जो प्लान था 1909 का, ये फेल होने की वजह से 1919 का इंडियन गवर्नमेंट एक्ट पास हुआ. पॉलिटिकल एजिटेशन भी था. पॉलिटिकल एजिटेशन इसलिए क्योंकि कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग फिर से इकट्ठे हो गए थे. उन्होंने एक जॉइंट डिक्लेरेशन की थी लखनऊ पैक्ट के अंडर
और उस टाइम पे जो है दुनिया में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी स्टार्ट हो गई थी, जिसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा जो है पॉलिटिकल एजिटेशंस वहाँ की स्टार्ट हो गई थी, जिसकी वजह से 1919 का ये एक्ट लाना पड़ा। सर्विस रेंडर्ड बाय द इंडियंस टू ब्रिटिश गवर्नमेंट, ये मैंने आपको पहले बताया। 1909 से 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी हुआ और बहुत सारे इंडियंस ने एग्जाम्पलरी सर्विस जो थी जो ब्रिटिशर्स को दी थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट किया, पूरी दुनिया में जाके लड़े। और इंडियंस को यहाँ पे उम्मीद थी कि जैसा कि वादा किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कि जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो जाएगा उसके बाद एक कंप्लीट ऑटोनॉमी जो है इंडियन पीपल्स को दी जाएगी, इसलिए जो था ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये एक्ट लाना पड़ा यहाँ पे। अब मेन प्रोविज़न क्या थे, इनको हम यहाँ पे देख लेते हैं। The Act of year 1999 brought many changes in the administration set of the Indian government and introduces some minor changes in the government at home and Indian Council in the Britain। तो सबसे पहले अगर प्रोविजंस की बात करें तो एक गवर्नमेंट एट होम जो होती है, जो कि जो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट जो होता है, जो कि इंग्लैंड में होता था, मैंने आपको पहले ही बताया था, उससे रिलेटेड कुछ चेंजेस की गई। सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ चेंजेस की गई, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल से रिलेटेड, प्रोविंस से रिलेटेड और अदर प्रोविज़न जो यहाँ पे किए गए। सबसे पहले हम चेंजेस देखते हैं जो कि प्रोविज़न रिलेटेड टू द गवर्नमेंट एट होम, जो कि स्टेट सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया था, उसमें क्या क्या चेंजेस की गई। पहले सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट जो होता था, जैसे मॉर्ले और मिंटो थे, उस टाइम पे सैलरी जो थी सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट की, जो कि इंडिया का था, वो रहता इंग्लैंड में था, लेकिन सैलरी जो है इंडियन रेवेन्यू से लेता था। अब उसकी सैलरी जो थी इंडियन रेवेन्यू से ना देके ब्रिटिश एक्सचेकर के थ्रू दे जाने स्टार्ट की गई वहाँ पे। तो अब जो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया था, उसकी सैलरी जो है इंडियन रेवेन्यू से ना जाके ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू दी जाती थी। सेकेंड, कंट्रोल ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ओवर द ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। अब जितने भी इशू थे, सब्जेक्ट यहाँ पे डिसाइड थे कि कौन कौन सब्जेक्ट में कौन कौन से लॉ बनेंगे, तो जो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट था उसको ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट पे लॉ बनाने का राइट नहीं रहा, सिर्फ रिजर्व्ड सब्जेक्ट पे ही उसको जो है राइट लॉ बनाने का राइट रहा। रिजर्व मैटर कौन से थे, जैसे डिफेंस के मैटर हो गए, फॉरेन अफेयर्स के मैटर हो गए, या फिर टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड मैटर हो गए, रेलवे से रिलेटेड, डिफेंस से रिलेटेड मैटर हो गए। इन रिजर्व मैटर पे ही वो लॉ बना सकते थे, जो ट्रांसफर मैटर थे उन पर लॉ नहीं बना सकते थे। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द काउंसिल ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट एट इंग्लैंड वाज रिव्यूड। और जो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट इंग्लैंड में जो उसका कॉन्स्टिट्यूशन था, जो मेंबर थे, उसमें भी चेंजेस की गई, इनकी सैलरीज में भी बढ़ाया गया और इनका टेन्योर को भी चेंज किया यहाँ के। और इंडिया में हाई कमिश्नर जो है अपॉइंट किया। सबसे बड़ी जो है इस एक्ट की खास बात थी कि हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया अपॉइंट किया गया और इसकी सैलरी जो है इंडियन रेवेन्यू से ही दी जाती थी। तो यहाँ पे उन्होंने स्टेट ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ द इंडिया की सैलरी इंग्लैंड से देना स्टार्ट की और हाई कमिश्नर जो अपॉइंट किया उसकी सैलरी जो है इंडियन रेवेन्यू से ही दी जाती थी। अब इसके बाद जो है सेंट्रल से रिलेटेड क्या प्रोविज़न किए, तो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कौन थी ये तो आपको पहले ही पता है, वाइसराय और 6 मेंबर वहाँ पे होते थे। उसमें उन्होंने चेंजेस की। तो वाइसराय, जिसको गवर्नर जनरल भी बोला जाता है, और उसके 6 मेंबर हुआ करते थे, वो एज इट इज़ थे, जिसमें लॉ हो गया, फाइनेंस हो गया, अदर मैटर थे। लेकिन अब उसमें पहले सिर्फ एक ही इंडियंस होता था, अब ज़्यादा से ज़्यादा 3 इंडियंस वहाँ पे हो सकते थे। द एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो थी, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जो पहले भी आपने पढ़ा, जो कि वहाँ पे 6 मेंबर होते थे, वाज स्लाइटली मॉडिफाइड 2 और 3 इंडियंस अपॉइंटमेंट टू द एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाज अलाउड। तो अब 6 में से 3 तक मेंबर जो थे वो जो थे इंडियंस हो सकते थे, लेकिन स्टिल ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी सेंटर की, उसके टूवर्ड जो है रिस्पॉन्सिबल नहीं थे। ये पूरा सिस्टम वही है जो आज पार्लियामेंट में होता है। पार्लियामेंट में जो कैबिनेट होती है और राष्ट्रपति होता है वो सीधा रिस्पॉन्सिबल होता है पार्लियामेंट के, लेकिन यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, जो कैबिनेट जो है यहाँ पे, उसका जो वाइसराय है, जैसे आज राष्ट्रपति होता है, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं थे और वहाँ पे उस टाइम पे 3 मेंबर हो सकते थे। सेकंड, यहाँ पे इंडियन लेजिस्लेटिव जो पार्लियामेंट जी थी, जो सेंट्रल लेवल पे, जिसको इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल भी बोला जाता है, इसमें मेजर चेंजेस किया कि अप टू नाउ द इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज 1 चैम्बर सिस्टम। यहाँ पे 1 चैम्बर ही सिस्टम था, क्योंकि यहाँ पे एडिशनल मेंबर जो होते थे 1 चैम्बर सिस्टम था, जहाँ पे नॉमिनेटेड भी थे, नॉमिनेटेड मेंबर हुआ करते थे और नॉन नॉमिनेटेड मेंबर भी हुआ करते थे। अब इन्होंने इसको बाइकामेरल सिस्टम जो है कर दिया। तो एक तो इन्होंने लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई और काउंसिल ऑफ द स्टेट बनाई। अब जो हमारे पास लोकसभा और राज्यसभा है, इसी के बेसिस पे लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है लोअर हाउस बनाया गया और काउंसिल ऑफ द स्टेट जो है वो अपर हाउस बनाया गया। द लेजिस्लेटिव असेंबली कंसिस्ट ऑफ द 143 मेंबर होते थे लेजिस्लेटिव काउंसिल में, और काउंसिल ऑफ स्टेट में 60 मेंबर होते थे। और ये जो मेंबर होते थे, इसमें 143 में जो है
आई थिंक 125 मेंबर जो थे वो इलेक्शन के थ्रू आते थे, और इतने ही मेंबर जो है काउंसिल ऑफ स्टेट से भी इलेक्शन के थ्रू आते थे, और बाकी जो है वाइसराय जो है नॉमिनेट करता था डिफरेंट डिफरेंट एरिया से। इनका एरिया भी अब जो है यहाँ पे कम कर दिया गया। जो काउंसिल ड्यूरेशन ऑफ द काउंसिल वाज फिक्स्ड 5 ईयर। स्टेट ऑफ काउंसिल का जो टेन्योर था उसको 5 साल किया गया, और असेंबली के मेंबर का जो टेन्योर था उसको 3 साल यहाँ पे किया गया। इसके बाद जो है प्रोविजन रिलेटेड टू द प्रोविंसेस, तो प्रोविंसेस से रिलेटेड भी उन्होंने बड़े सारे प्रोविजन यहाँ पे किए। प्रोविंसेस में आपने पहले भी देखा, जैसे बिहार, बंगाल, उड़ीसा, पंजाब, बर्मा। अब यहाँ पे उन्होंने प्रोविंस की जो है यहाँ पे पहले तो उनको बढ़ा दिया उन्होंने, तो यहाँ पे प्रोविंस से रिलेटेड क्या क्या चेंजेस होने की, जैसे ये बिहार, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बर्मा, पंजाब, नॉर्दर्न फ्रंटियर, इक्वल स्टेटस ऑफ द प्रोविंसेस। सभी स्टेट प्रोविंसेस को इक्वल स्टेटस अब दिया गया। जैसे प्रोविंसेस कौन थे, जो जैसे आज जो स्टेट जो हमारे पास स्टेट्स हैं, अप टू नाउ 3 काइंड्स ऑफ प्रोविंसेस वर देयर इन द ब्रिटिश रूल। गवर्नर प्रोविंसेस होते थे, प्रोविंसेस ऑफ चीफ कमिश्नर होते थे, प्रोविंसेस ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर होते थे। लेकिन अब ये क्लासिफिकेशन ख़त्म कर दी गई, अब इनको बोला जाता था प्रोविंस ऑफ द गवर्नर। अब ये सारी जो है प्रोविंस ऑफ गवर्नर ही मानी जाती थी। ड्यूल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसको डैरची बोला था, ये स्टार्ट किया गया। ड्यूल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में यहाँ पे क्या बोलने का मतलब है कि सब्जेक्ट मैटर को यहाँ पे डिसाइड कर, जैसे आपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ा, वहाँ पे 3 लिस्ट बनाई गई हैं, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। वैसे ही वहाँ पे जो सब्जेक्ट मैटर थे जिन पे लॉ बना सकते उनको यहाँ पे जो है अलग डिवाइड कर दिया गया। कुछ मैटर ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट थे और कुछ यहाँ पे रिजर्व सब्जेक्ट थे। रिजर्व सब्जेक्ट पे सिर्फ गवर्नर ही लॉ बना सकता था, जैसे उसमें डिफेंस के मैटर थे, जो फॉरेन अफेयर्स के मैटर थे, टेलीकम्युनिकेशंस के मैटर थे, रेलवे के, डिफेंस के मैटर थे। इन पे कानून सिर्फ जो है सेंट्रल जो है गवर्नर ही बना सकता था। और ट्रांसफर सब्जेक्ट जो थे, जैसे एजुकेशन से रिलेटेड हो गया, रेवेन्यू से रिलेटेड हो गया, हॉस्पिटल से रिलेटेड हो गया, एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो गया, इन सभी सब्जेक्ट पे अब जो है ये प्रोविंसेस जो थे वो कानून जो है बना सकते थे। इसी को हम डार्ची सिस्टम जो है बोलते हैं। प्रोविंशियल जो लेजिस्लेचर में भी यहाँ पे चेंजेस की गई। प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में सबसे बड़ी चेंजेस उन्होंने क्या की, यहाँ पे जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, पंजाब, बर्मा जो थे, इसमें उन्होंने अब जो है कुछ और भी यहाँ पे जोड़ दिए, जिसमें से उन्होंने जो है उड़ीसा को जोड़ा और नॉर्दर्न प्रोविंस को भी यहाँ पे जोड़ा। बाय मॉडिफिकेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेशन काउंसिल, द मेंबर प्रेस्क्राइब्ड 127 फॉर द मद्रास, 11 for the Bombay, 139 for Bengal. At least 70% member of the council should be elected by the elected member, and not less than 20% should be the official member. 10% members to be nominated. तो इन सभी में जो है इलेक्शन के थ्रू ही जो है सारे मेंबर जो है अपॉइंट किए जाते थे। द ड्यूरेशन ऑफ द काउंसिल वाज फिक्स्ड। काउंसिल की ड्यूरेशन यहाँ पे फिक्स कर दी, ये 3 साल तक की होती थी। और गवर्नर गॉट द पावर टू डिजॉल्व इट। गवर्नर कभी भी इसको डिजॉल्व कर सकता था। आज भी ऐसे सिस्टम है स्टेट्स में। राइट टू वोट वाज बेस्ड ऑन द एलिजिबिलिटी टू द प्रॉपर्टी। अभी भी वोट देने का राइट था वो प्रॉपर्टी कितनी है उसके पास, उसके बेस पे ही था। क्वालिफिकेशन प्रॉपर्टी के बेसिस पे होती थी। इलेक्टोरल रीजन वाज क्लासिफाइड इन जनरल। तो जो इलेक्टोरल कॉलेज था, रीजन था, जनरल था, जिसमें जनरल मेंबर इलेक्शन लड़ते थे। कॉम्युनल इलेक्शन भी होता था वहाँ पे। लेकिन जो गवर्नर था वो अब लेजिस्लेटिव काउंसिल का पार्ट नहीं था। इसके अलावा एक्सेसिव पावर्स वर डेलीगेटेड टू द लेजिस्लेचर टू द पास लॉ। अब लेजिस्लेचर को, जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर था, इसको कानून बनाने से रिलेटेड सारी पावर्स जो है दे दी। ये ट्रांसफर मैटर में सभी जो है लॉ जहाँ पे बना सकते थे। इसके अलावा अदर प्रोविजन भी थे। some other provisions were also made in the Governor of India Act। ये 1979 नहीं होगा, 1999 होगा। स्पेशल प्रोविजन वर मेड फॉर द रेगुलराइजिंग द पोजीशंस ऑफ द सिविल सर्वेंट इन इंडिया। सिविल सर्वेंट को स्पेशल राइट जहाँ पे दिए गए, सिविल सर्वेंट की जहाँ पे शुरुआत की गई। नो सिविल सर्वेंट्स कुड बी डिसमिस्ड बाय अथॉरिटी इन्फीरियर टू दैट बाय विच ही वाज अपॉइंटेड। अब सिविल सर्वेंट को कोई भी वो अथॉरिटी जो है वो सस्पेंड नहीं कर सकती थी जो उसको अपॉइंट करने वाली अथॉरिटी से नीचे वाली अथॉरिटी हो। अधीनस्थ अथॉरिटी जो है सिविल सर्वेंट को जो है डिसमिस वहाँ पे नहीं कर सकती थी। सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट कुड री इंस्टेट एनी डिसमिस्ड पर्सन। अगर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को लगता है कि किसी सिविल सर्वेंट की जो है सर्विसेज को ख़त्म किया गया तो वो उसको री इंस्टेट कर सकता था। नो सच ऑर्डर कुड बी पास्ड विदाउट अप्रूवल ऑफ द गवर्नर।
विच वुड बी टू डिसएडवांटेज टू द सिविल सर्वेंट। ऐसा कोई भी ऑर्डर जो कि सिविल सर्वेंट को जो अफेक्ट करता था, कोई भी ऑर्डर गवर्नर के बिना नहीं दिया जा सकता। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है पब्लिक सर्विस कमीशन की यहाँ पे अपॉइंट की गई। पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जो है सिविल सर्वेंट यहाँ पे अपॉइंट जो है किए जाने लगे। तो ये कुछ चेंजेस जो है उन्होंने की सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में। आपने देखा कि चेंजेस उन्होंने वहाँ पे की। इवैल्यूएशन हम करें तो इवैल्यूएशन में हम सबसे पहले यहाँ पे ये देख सकते हैं कि पार्टिसिपेशन ऑफ द इंडियंस जो अब बढ़ाई गई थी यहाँ पे, चाहे वो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल हो या फिर प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल हो, दोनों में ही जो है अब पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियंस की बढ़ाएगी। इसके अलावा बिहार और उड़ीसा के तो गवर्नर जो थे वो भी इंडियंस ही थे। सेकंड, एन एफर्ट्स वॉज मेड टू इस्टेब्लिश रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। अब रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो है बनाने की कोशिश की गई। अब गवर्नर जो था वो पार्टिसिपेट नहीं करता था प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, जो भी इलेक्शन वहाँ पे होते थे, जो भी वहाँ पे प्रोसेस होता था उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता था। स्पेशल प्रोविजन वर मेड विद रिगार्ड टू द डिसमिसल ऑफ द मेंबर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। ये मैंने आपको पहले बताया, जो सिविल सर्विस में थे उनको ऐसे अब डिसमिस नहीं किया जा सकता। उससे इन्फीरियर अथॉरिटी जो थी वो उसको डिसमिस नहीं कर सकती थी। पब्लिक सर्विस कमीशन की वहाँ पे जो है इस्टेब्लिश किया गया और यहाँ पे न्यू सिविल सर्विसेज जो थी वो स्टार्ट की गई। सिविल सर्वेंट यहाँ पे अपॉइंट किए जाने लगे। इक्वल स्टेटस वाज गिवन टू द प्रोविंसेस। सभी जितने प्रोविंसेस थे पहले ये अलग अलग हुआ करते थे, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यहाँ पे सभी को इक्वल स्टेटस नहीं था, लेकिन अब सभी को जो है इक्वल स्टेटस वहाँ पे दिया जाने लगा। डिफेक्ट अगर आप बात कर ले हम तो दिस एक्ट, ये फिर से कॉमन इलेक्शन यहाँ पे की गई। सबसे जो बड़ा डिफेक्ट था, पहले सिर्फ मुस्लिम्स के लिए ही रिजर्व सीट्स यहाँ पे थी और उनको मुस्लिम ही इलेक्शन के थ्रू अपॉइंट करते थे, इलेक्ट करते थे अपने रिप्रेजेंटेटिव को। अब सिखों के लिए, एंग्लो इंडियंस के लिए, यूरोपियंस के लिए भी अलग से जो है कॉमनल इलेक्टोरल वहाँ पे बना दिया गया। तो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव वाज नॉट मेड रिस्पॉन्सिबल। सबसे बड़ी बात, उन्होंने स्टेट प्रोविंशियल लेवल पे गवर्नर को तो रिस्पॉन्सिबल बनाया, लेकिन सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल एग्जीक्यूटिव को, जिसमें वाइसराय 6 मेंबर होते थे, उसको जो है रिस्पॉन्सिबल नहीं बनाया सेंट्रल लेजिस्लेटिव के टूवर्ड। द कॉन्स्टिट्यूशन कंटिन्यूड यूनिटरी फॉर्म। यहाँ पे अभी भी अगर देखें तो जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन था वो यूनिटरी था। सेंटर कभी भी जो है स्टेट के मैटर में कानून बना सकता था, सेंटर को, स्टेट को कभी भी ख़त्म कर सकता था। गवर्नर जनरल को बहुत ज़्यादा पावर्स यहाँ पे दे दी गई थी, क्योंकि वही जो है सारे कानून बना सकता था और वो रिस्पॉन्सिबल भी नहीं था टूवर्ड द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द 2 चैम्बर सिस्टम, और जो 2 चैम्बर सिस्टम जो है बनाया गया सेंट्रल लेवल पे, जिसको जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल और स्टेट ऑफ द काउंसिल जो बनाई गई सेंट्रल लेवल पे, वो भी डिफेक्टिव था। तो इस तरीके से 1909 के थ्रू बहुत सुधार करने की कोशिश भी यहाँ पे की गई। बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन जो है इंडियंस को देने की कोशिश की, लेकिन फिर यहाँ पे जो है कॉमनल इलेक्शन सबसे बड़ा जो एक ड्रॉबैक था। और दूसरा जो है इलेक्शन में अभी भी जो है प्रॉपर्टी के बेसिस पे ही इलेक्शन, जो वोटर जो वोट डालता था, वुमेंस को वोट का स्टिल राइट्स वहाँ पे नहीं था और जमींदार ही वोट डाल सकते थे, आम लोग जो है वोट नहीं डाल सकते थे। ये सबसे बड़े डिफेक्ट थे इनमें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।